अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम शाकिर रजा खान है और आप इस वक्त देख रहे हैं इनकलाब समाचार। इनकलाब समाचार के आज के इस शो में मैं आप सभी का खैर मकदम करता हूं। इस्तकबाल है आप सभी का और आप सभी के सामने आज हम एक और उम्मीदवार को पेश करने जा रहे हैं जिसने अपनी पॉलिटिकल पार्टी के अंदर दावेदारी पेश की है। जैसा कि हमारा शो का नाम है उम्मीदवारी पे दावेदारी। उम्मीदवारी में दावेदारी का पर्पज ही ये है कि उन लोगों को आपके सामने लाया जाए, उन लोगों के तारुफ आपके सामने रखे जाए, उन लोगों को आपसे रूबरू करवाया जाए जो अपने अपनी पॉलिटिकल पार्टियों के अंदर में अपने अपने क्षेत्र से दावेदारी कर रहे हैं विधानसभा 2024 के मद्देनजर। अभी क्या टिकटें आएंगी, किसको दी जाएंगी, किसको नहीं दी जाएंगी, ये एक बात का मुद्दा है। लेकिन हम इनकलाब समाचार के माध्यम से आपके सामने उन चेहरों को पेश कर रहे हैं जो चेहरे हमेशा पर्दे के पीछे होते हैं, क्योंकि जब भी किसी को टिकट आती है बाकी सबके चेहरे धूमिल हो जाते हैं। तो इन्हें धूमिल ना होने दिया जाए, लिहाजा इसलिए हम अपने टॉक शो के माध्यम से इनको सबको आपके सामने पेश करने की कोशिश कर रहे हैं। हर एक विचारधारा का व्यक्ति हमारे मंच पे आ सकता है। हर एक विचारधारा का व्यक्ति, हर एक पॉलिटिकल पार्टी का व्यक्ति अपनी बात अपने हमारे मन से रख सकता है। आपको हम बता दें कि नागपुर शहर का अकेला इनकलाब समाचार ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि टॉक शो करता है, जो आपके सामने सवालों के साथ में लोगों से इंटरव्यू करता है और आपके सामने रखता है। अब आप फैसला कीजिए कि किसकी बात से आप मुतासिर होते हैं और किसके लिए आप हामी भरते हैं और किसके साथ आप कंधे से कंधा लगा के खड़े होते हैं। तो चलिए ज़्यादा वक्त ज़ाया ना करते हुए मैं आज आपके सामने तारुफ कराने जा रहा हूँ एक उभरते हुए राजनेता से, मध्य नागपुर से, एक मुस्लिम नेता जो पिछले कुछ वक्तों में काफ़ी एक्टिव रहे हैं और काफ़ी एक्टिविटी के साथ में वो उभर रहे हैं। एक नई लीडरशिप की रोशनी दिख रही है उनके अंदर में और नई लीडरशिप जो उभरती हुई मुसलमानों की तरफ से दिख रही है नागपुर शहर में। अभी तो फिलहाल हम उसे मध्य नागपुर की कॉन्स्टिट्यूंसी तक ही देखेंगे, बाद में फिर इंशाल्लाह उसे शहर लेवल पे देखने की कोशिश करेंगे। तो चलिए आज के इस शो में हम आपसे तारुफ कराने जा रहे हैं डॉक्टर शकील अहमद जहांगीर साहब से। डॉक्टर शकील अहमद जहांगीर साहब से हम आपको रूबरू कराए, उसके लिए आप सबसे पहले एक चीज़ ये कर लीजिए आगे बढ़ने से पहले कि इनकलाब समाचार को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी वाला बटन याद से दबा के रख लीजिए ताकि हर एक इंटरव्यू आपको सीधे देखने मिल सके। हर एक पॉलिटिकल पार्टी की पर्सनालिटियों को आप हमारे चैनल पे देख सकते हैं। उसके लिए हमारे साथ जुड़े और ज़्यादा से ज़्यादा इनकलाब समाचार के सब्सक्राइबर बन के इस काफिले को बड़ा बनाने की कोशिश कीजिए। तो शकील भाई, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत इस्तकबाल। अस्सलाम वालेकुम। शकील भाई, जज़ाकल्लाह खैर, आपने वक्त दिया, हमारे स्टूडियो तशरीफ लाए और आज हम आपसे रूबरू है। आज हम जानेंगे कि मध्य नागपुर से आपने जो अपनी उम्मीदवारी पे दावेदारी कांग्रेस पॉलिटिकल पार्टी के अंदर में पेश की है उसके बारे में हम आपसे सवालात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपका एक तारुफ बताइएगा। जी, मैं डॉक्टर शकील अहमद जहांगीर, ऑल इंडिया उलेमा बोर्ड का मैं महाराष्ट्र का जनरल सेक्रेटरी हूँ। शिक्षा विंग का जो एजुकेशन विंग है उसका जनरल सेक्रेटरी हूँ। उसके अलावा सेवा फाउंडेशन का प्रेसिडेंट हूँ और एक फ्रीलांस जर्नलिस्ट हूँ। मैं विजिटिंग फैकल्टी धनवटा नेशनल कॉलेज डिपार्टमेंट ऑफ जर्नलिज्म का हूँ। उसके साथ साथ बहुत सी बहुजन संघर्ष समिति का मेंबर हूँ और भी बहुत सी जो सामाजिक ऑर्गेनाइजेशंस है उनके साथ जुड़ा हूँ, ज़मीन पे काम करता रहा हूँ और एक कांग्रेस का एक सिपाही हूँ। तो शकील भाई चलिए आगे बढ़ते, ये तो रहा आपका तारुफ। अब ये बताइए कि सियासी सफर आपका कब से शुरू हुआ है? सामाजिक सफर तो आपने गिनाया, लेकिन सियासी सफर आपका कब से शुरू हुआ? देखिए, सियासी सफर जब मैंने पहला वोट डाला बहैसियत वोटर, तो कांग्रेस में माना जाता है बहैसियत वोटर, हाँ, जो कांग्रेस में माना जाता है कि जनता ही कांग्रेस है। जी, जनता ही कांग्रेस है, ऐसा कांग्रेस में माना जाता है क्योंकि ये लड़ाई जो है विचारधारा की लड़ाई है। जी, जो इस देश में फुले शाहू अम्बेडकर, गांधी जी, उसके अलावा जो देश के सूफी संत है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह, बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह, यहाँ के बड़े जो सूफी रहे संत गाड़गे महाराज, तुकड़ू जी महाराज, जुमदेव जी महाराज, ऐसे तमाम सूफी संत जिन्होंने देश में प्रेम भाईचारे का पैगाम दिया है। छत्रपति शिवाजी महाराज जिन्होंने धर्मनिरपेक्षता की एक बड़ी मिसाल दी है। तो जो भी लोग, जो भी देश का वासी इस विचारधारा पे विश्वास रखता है वो कांग्रेस है।
तो मेरा जो कांग्रेस से नाता, जब मैं पहला वोटर था तब से, जी। उसके साथ साथ छात्र संघ के चुनाव में मैं इस्लाम कॉलेज से अपने जो है रिप्रेजेंट भी किया हूँ, अपनी जी। क्लास को रिप्रेजेंट किया हूँ 2 साल मैंने। जी। तो राजनीति का एक हिस्सा है, लेकिन एक्टिविज्म होता है, फिर सामाजिक जो ऑर्गेनाइजेशन जो चलती है, जी। एनजीओ जो चलती है, उनके साथ जमीन से जुड़ा रहा। लेकिन जिस मोड़ पे कांग्रेस, जिस मोड़ पे देश लोकसभा चुनाव में खड़ा था, उस मोड़ पे जो है हर किसी नागरिक को, हर देश के किसी नागरिक को जो है एक्टिव रोल प्ले करना जरूरी था। उस वक्त हमने देश के अंदर देश के संविधान को बचाने के लिए और इस देश में नफरत को मिटाने के लिए, जैसे कि हमारे नेता राहुल गांधी जी जिस बात को कह रहे थे कि देश में जो है नफरत का माहौल खत्म होना चाहिए और मोहब्बत जो है लोगों में आम होना चाहिए, तो इस मिशन को बहुत मजबूती के साथ लोकसभा चुनाव में आगे रखा। फिर कांग्रेस के जो महाराष्ट्र प्रदेश के नेता श्री नाना पटोले जी जो है, उन्होंने भी जो है बड़ी ताकत के साथ राहुल गांधी जी के संदेश को लोगों तक पहुंचाया। और शहर में भी जो शहर के नागपुर जिला के अध्यक्ष विकास ठाकरे जी, उन्होंने भी बहुत मजबूती के साथ जो है भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा के सामने और एक मजबूत कैंडिडेट के सामने जो है खड़े होकर जो लड़कर जो है उन्होंने अपनी ताकत का जो है अंदाजा दिखा दिया। शकील भाई, ये बताइए कि जैसा आपने तमाम संत सूफियों के नाम गिनाए, जिसमें से अगर हम ये देखें कि साहू महाराज के अनुयायी जो है, या फिर जो फुले महाराज के अनुयायी है, गाड़गे महाराज के अनुयायी है, ये तो इस्लाम और मुस्लिम विरोधी विचारधारा के साथ आज के वक्त में खड़े नजर आ रहे हैं पिछले 10-12 सालों से। अगर हम देखते हैं तो अभी 2024 में जो लोकसभा का चुनाव हुआ, मध्य नागपुर में ही अगर हम नजर डालते हैं, तो ये पूरा का पूरा गुट जिन संतों के आपने नाम लिए, उन संतों के अनुयायी जो है, ये जो कांग्रेस की विचारधारा उसके खिलाफ वोट करते हुए नजर आया है। और पिछले जितने चुनाव हो रहे हैं 2014 के बाद से महाराष्ट्र में, तो इनको तो हम कांग्रेस की विचारधारा के खिलाफ नजर पा रहे हैं। तो फिर ये आप कैसे कह रहे हैं कि ये विचारधारा इनकी है और उनके अनुयायी आपसे दूर जा रहे हैं? देखिए, जो युवा पीढ़ी है, आप देखेंगे जो युवा पीढ़ी है वो उनके नजदीक जो चीजें पहुंचनी चाहिए थी, जिन लोगों ने जिन सूफी संतों की बात किया मैंने, जो उनकी जो शिक्षाएं थी, चाहे छत्रपति शिवाजी महाराज की हो, चाहे महात्मा ज्योतिराव फुले की हो, शाहू महाराज की हो, डॉक्टर भीमराव बाबा साहब अम्बेडकर की हो, सुखदेव जी महाराज की हो, और हमारे और भी संतों की, जैसे मैंने ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की बात किया, तो ये प्रेम और भाईचारे की थी। लेकिन आप देख रहे हैं कि आरएसएस और बीजेपी की जो विचारधारा है सिर्फ और सिर्फ नफरत फैलाने की है। जैसा शकील भाई आपने बताया, आप फ्रीलांसर जर्नलिस्ट भी है और आपका क्वालिफिकेशन वगैरह भी माशाल्लाह काफी अच्छा रहा है, आप पीएचडी भी है। आपने पीएचडी काय में की है? लिटरेचर में, उर्दू लिटरेचर में की है। तो ये सारे क्वालिफिकेशन के हिसाब से अगर आप देखते हैं, तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि स्ट्रेटेजिकली फिर बीजेपी आपसे जीत क्यों रही है? मैंने कहा ना कि जैसे एक वक्त होता है प्रोपेगेंडा का, जैसे हिटलर प्रोपेगेंडा के अलावा स्ट्रेटेजी भी तो है ना बीजेपी के पास। तो उसके प्रोपेगेंडा होता है, मीडिया एक बड़ी ताकत होती है। जिस तरह से उन्होंने पिछले दिनों में प्रचार में जिस तरह से झूठ का सहारा लिया और मीडिया को जो है जबरदस्त तरीके से उन्होंने इस्तेमाल किया, तो ये जिस तरह से हिटलर का प्रोपेगेंडा का स्टाइल था, तो झूठ थोड़ी देर के लिए हावी हो सकता है, लेकिन सत्य की हमेशा जीत होती है, सत्य में जयते। तो ये आप देखेंगे लोगों को जैसे बर्बाद हो चुका रहेगा ना, लोगों को जैसे समझ में आ रहा है, उस मोड़ पे खड़े थे हम, जैसे मैंने कहा कि लोकसभा चुनाव पे, लेकिन लोगों ने लगाम, देश की जनता ने उन पे लगाम लगा दी है। देश की जनता बहुत समझदार है और आप देखेंगे कि आने वाले चुनाव में भी, ये महाराष्ट्र में भी जो है, ये कितनी भी ताकत लगा ले, जो विचारधारा से देश चलते हैं। चलिए शकील भाई, हम आते हैं वापस आपकी मध्य नागपुर की कॉन्स्टिट्यूंसी के तरफ में। आप चूंकि मध्य नागपुर से दावेदारी पेश कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी के अंदर में एक मुस्लिम दावेदार के तौर पे, तो क्या आपका मध्य नागपुर का स्ट्रेटेजिकली डेमोग्राफिकली ग्राफ है? आप थोड़ा सा बताएंगे कि क्या वहाँ का पॉलिटिकल डेमोग्राफी है? जी, सबसे पहले तो आप देखेंगे मध्य नागपुर को तो बहुत डेंस पॉपुलेटेड एरिया है ये, और बहुत कितने पॉपुलेशन है वहाँ की? लगभग उसमें जो वोटर्स की बात है, वोटर्स में उसके 3,35,000 के आसपास वोटर्स है। उसमें फीमेल्स होंगे 1,65,000, 66,000, 1,55,000 के आसपास मेल्स होंगे। तो इसमें आप अगर देखते हैं कि जो आप जिन लोगों की आबादी ज्यादा है जिसमें, और हम इसी बात को सामने रख रहे हैं कि आबादी में किनकी आबादी ज्यादा है? मुस्लिम आबादी और हलवा जो है, जो अगर हम बाई कास्ट बात करें, तो हलवा समाज तो बीजेपी को वोट देता है। तो हमारे यही कहना है कि जो मुस्लिम जिन्होंने वन साइड वोट दिया है,
वन साइड वोट क्यों दिया है। क्यों देते मुसलमान वन साइड वोट क्यों देते कांग्रेस को वन कांग्रेस? क्या साइड वोट दिया कांग्रेस है। मुसलमानों से वन साइड वोट मांगती है देखिए जो या दो मुसलमान सामने से चल के देता है? या आपको दो चीजें आमने सामने बिल्कुल साफ रहती है। जी। जब आप खड़े रहते हैं, आपको नफरत चाहिए कि मोहब्बत चाहिए, तो दो चीजें जब आमने सामने रहती है साफ, तो जी। आपको ये फैसला लेना पड़ता है कि ये हमारे खुले दुश्मन है। बिल्कुल जी। इस किस तरह से इस्लाम के खिलाफ में आप देख रहे हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से भी जो जिस तरह से अपशब्द कहे जा रहे हैं इस हुकूमत के दरमियान भी जो लोग ऐसे कह रहे हैं। वो देखिए, वो तो पॉलिटिकली मोटिवेटेड स्पीकर्स है जिनसे बुलवाया जा रहा है। जी, तो जिनसे ये बुलवाया तो जा रहा है, पॉलिटिकली सपोर्ट के साथ तो- बुलवाया जा रहा है तो ना, देश- एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट दिया जा रहा यस है, यस लीगल यस, सपोर्ट बिल्कुल दिया सही जा आपकी रहा बात है। है। लेकिन जब गवर्नमेंट होती है तो गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशन से चलती है, संविधान से चलती है, और संविधान और कानून जो है हर किसी पे लागू क्या होता है। आपको भरोसा है कि बीजेपी की गवर्नमेंट है, राज्य सरकार या केंद्र सरकार जो है वो संविधान से चल रही है? जो उन्होंने संविधान को बदलने की कोशिश की, जो संविधान का उल्लंघन कर रहे हैं, कई बार उन्होंने ऐसी कोशिश की, ऐसे बयानात उनकी तरफ से आते हैं, तो उससे समझ में आता है कि वो पार्टी जो है संविधान के जो संविधान पे पूरी तरह विश्वास नहीं रखती है और किस तरह से कैपिटलिज्म को लेकर वो चल रही है। हमारा जो मुद्दा है कि मध्य नागपुर का, जी। कि मध्य नागपुर में हमने अगर दावेदारी पेश की है तो हमारे पास कि आपका पॉलिटिकल या सोशल जमीन पे क्या वर्किंग रहा है मध्य नागपुर के अंदर? जी, मैंने कहा ना कि लोगों को क्या फायदा पहुंचा चुके आप अभी तक के? मैं वो पूछ रहा यस था। इसमें देखिए जब जब होश संभाले, पढ़ाई कंप्लीट होने के बाद जर्नलिज्म के जो सेवा हमने की है, जब भी कोई इशू रहा एज ए फ्रीलांस जर्नलिस्ट, हमने हमेशा जो है लोगों के मुद्दों को उठाया है। जी। अपने पत्रकारिता से हमने तमाम वो मुद्दे जो लोगों से जुड़े होते हैं वो जी। तमाम मुद्दों को मैंने उठाया, छोटे से छोटा, चाहे वो शिक्षा का मुद्दा हो, चाहे हेल्थ का मुद्दा हो, चाहे सांप्रदायिकता का मुद्दा हो, जी। ऐसे जो भी मुद्दे हो सकते हैं देश हित में, जनहित में और समाज हित में, वो उन मुद्दों को हमने रेगुलर उठाया पत्रकारिता के माध्यम से। जी। दूसरी बात, जब हम पॉलिटिकली सोशली जब एक्टिव हुए ज़्यादा, तो सेवा फाउंडेशन के माध्यम से हमने मध्य नागपुर में, बल्कि शहर में, उत्तर नागपुर, पश्चिम नागपुर में भी महिलाओं के लिए जो है रोजगार के जो साधन उपलब्ध करवाए, फ्री जिसको कहना चाहिए, मुफ्त में हमने उन्हें ट्रेनिंग दिया है, मेहंदी की, ब्यूटिशियन के कोर्सेज की, सिलाई की। तो ये कोशिश किया। उसके साथ साथ उनको मदद पहुंचाने के लिए जो अलग अलग एनजीओस काम करती है, उनके कोऑर्डिनेशन के साथ उन्हें मदद पहुंचाने की कोशिश की है। उसके साथ एक बड़ा मुद्दा जनता से जुड़ा हुआ जो मध्य नागपुर का था, और वो था फ्लाईओवर का मुद्दा, जो अभी जुडिशियल कहना चाहिए आपको कि कोर्ट के सामने है। हाँ, सब जुडिस मैटर है, कोर्ट के सामने है कि उस फ्लाईओवर की वजह से वहां की जनता को, मध्य नागपुर की जनता को क्या नुकसान होने वाला है, क्या उनको तकलीफें आने वाली है। उस मुद्दे को हमने पहले तो ये कि एक डेलीगेशन ले जाकर हमने माननीय नितिन गडकरी से बातचीत की, उनको बताया कि क्या परेशानी होगी इससे, और उन्होंने दोबारा सर्वे भी कराया, लेकिन उस पर कोई चेंजेस नहीं हुआ। उस फ्लाईओवर को वहीं लैंडिंग किया जा रहा था, जिसका हमारा, बल्कि जनता का जिसका विरोध था, वो जनहित में नहीं थी। कब्रिस्तान के सामने जहाँ पे ट्रैफिक कंजंक्शन होने के पूरे चांसेस है, वहाँ स्कूल है, मस्जिद है। ट्रैफिक कंजंक्शन क्यों होगा? इसलिए कि वो रोड ऑलरेडी पहले से ही, कब्रिस्तान जो रोड है उसी के सामने पिलर होगा, और फ्लाईओवर का लैंडिंग वहां से जब ले रहे हैं, तो लैंडिंग जब लेंगे तो आप दोनों तरफ के रास्ते बंद हो जाएंगे। कम से कम 10 ऐसे रास्ते आमने सामने के, जैसे जो लोग वहां से आते जाते हैं उन्हें पता है कि कादर साहब की मस्जिद है, उससे चूड़ी गली की एक कनेक्टिविटी है, खुद कब्रिस्तान रोड पे स्कूलें हैं, समाज भवन है, प्ले ग्राउंड है। आपने जैसे कहा कि गडकरी साहब से आपने कहा, लेकिन उसके दोबारा सर्वे कराने के बाद भी उसके डिजाइन में कोई चेंजेस नहीं किए गए जी, तो क्या ये गडकरी साहब की सोची समझी प्लानिंग का एक स्ट्रेटेजी का हिस्सा है? ये मोइनपुरा का जो ब्रिज है जिसको चेंज नहीं किया गया, या आपकी बात नहीं सुनी गई, या आपकी बात को नहीं समझा जा रहा है, क्या ये एक प्री प्लान वे में किया जाने वाला काम है? देखिए, जब हमारे यहाँ 3 ऑर्गन काम करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, एक लेजिस्लेटिव जो कानून बनाती है, दूसरा एक्सिक्यूटिव जो इम्प्लीमेंट करती है। ये दोनों अथॉरिटी को जब हम समझा रहे थे, वो जब नहीं माने, तो तीसरा रास्ता हमारे लिए खुला रहता है न्यायपालिका का, जहाँ पे ये हमको विश्वास रहता है। लेकिन जब तक तो ब्रिज कंप्लीट हो चुका रहेगा ना, आपकी न्यायपालिका का रिजल्ट हो सकता है, लेकिन होगा क्या? ये होगा कि अगर जो जिन चीजों की डिमांड हमने की है उसमें अगर वो गवर्नमेंट पूरी नहीं कर पाएगी, नहीं रख पाएंगे वो डॉक्यूमेंट्स जो माननीय अदालत ने भी मांगे हैं, अगर नहीं कर पाएंगे, तो माननीय जज ने कहा कि अगर बन भी जाएगा तब भी मैं इसको डिमोलिश करवा दूंगा। तो आप ये इतना जो राज्य के खजाने पे नुकसान होगा उसका जिम्मेदार कौन रहेगा फिर?
तो ये जिम्मेदारी इसकी उन्हीं की रिकवरी किससे की जाएगी? ये इलीगल कंस्ट्रक्शन अगर होगा, माननीय जज अगर ये फैसला देते हैं तो ये एक नजीर बनेगा पूरे देश में। लेकिन वो तो लड़ाई अभी आपकी लोअर कोर्ट में है। नहीं, हाँ। हाई कोर्ट में। अच्छा, आप डायरेक्ट हाई कोर्ट में आप PIL जनहित याचिका है, अच्छा। वो हाई कोर्ट में ही है। और उसके बाद जो है माननीय सुप्रीम कोर्ट, आदरणीय सुप्रीम कोर्ट के सामने बात जाएगी जी। अगर लेकिन ये फैसला बहुत अहम होगा, ये जी। सब जुडिस मैटर है। जी। तो हमारा जो सबसे अहम एजेंडा जी जो है वो है शिक्षा का, जी कि हमने जो टाइटल दिया है पिछले 2 सालों से जिस पे काम कर रहे हैं, बेहतर शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार, जी। ये अहम चीज है। तो इसके लिए तो फिर आपको आम आदमी पार्टी ज्वाइन करना पड़ेगा। नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है ना, ये क्योंकि एजेंडा ये मॉडल तो उन्हीं के पास इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है। ऐसा है, ऐसा हो नहीं सकता ना, क्योंकि शिक्षा सभी के लिए, ये फंडामेंटल राइट है कॉन्स्टिट्यूशन का। जी। तो ये राइट सभी का है। जो दोस्तों, और शकील जहांगीर साहब ने अपनी बात रखी है हमारे चैनल पे। अब आपकी जिम्मेदारी है इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और भी आम नागरिकों तक ये बात पहुंचाए, ना सिर्फ मध्य नागपुर बल्कि और भी दीगर कॉन्स्टिट्यूंसी के वोटरों तक ये बात पहुंचाए, ताकि वो भी अपने नेता से इन सारी चीजों की डिमांड करें। हमारा जो शो है उम्मीदवारी पे दावेदारी, इसका पर्पज ही यही है, इसका मकसद ये है कि आप लोगों के बीच में अलग अलग नेताओं की बातों को लाया जाए, ताकि अलग अलग नेताओं की बातों का निचोड़ आप निकाल के अपने अपने क्षेत्र में जो भी उम्मीदवार आपके सामने उतरते हैं उनसे अपनी डिमांड लेके खड़े हुआ जाए कि भाई हमारे क्षेत्र में ये चीज़ नहीं है, हमारे क्षेत्र में ये चीज़ नहीं है, तो लिहाजा इसे करने की कोशिश की जाए। इनकलाब समाचार एकमात्र ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां एक्सक्लूसिवली आप ये शो को देख रहे हैं और एक्सक्लूसिवली आप उन लोगों को सुन पा रहे हैं जो इस वक्त में अपनी अपनी पॉलिटिकल पार्टियों के अंदर में उम्मीदवारी पे दावेदारी कर रहे हैं। तो उम्मीदवारी पे दावेदारी के इस शो में शकील साहब आपने वक्त दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने प्लेटफॉर्म सबके लिए दिया। बिल्कुल। अदरवाइज ये बता दें आपको कि हमारी डेमोक्रेसी में अभी ये समझा जाता है कि जो धनबल है, हाँ। बस उन्होंने गांधी विचारधारा का मतलब ये समझ लिया है कि नोट पे जो गांधी है, जो रहेगा जिसके पास वही जो है चुनाव जीत सकता है, उसका जो है उसके अलावा कोई दूसरे कैंडिडेट चुनाव नहीं जीत सकते। लेकिन ऐसा नहीं है, जनता इस बात को समझ रही कि जो लोग जनता से जुड़े हैं, कनेक्टिविटी जिनकी है और जो विचारधारा पे मजबूत है, वही लोग जो है चुनाव जीत पाएंगे। और आप जैसे लोगों ने जो प्लेटफॉर्म दे रहे हैं, ये एक बहुत बड़ा, आज के दौर में मीडिया में एक बड़ी भूमिका रहेगी, जिसको आने वाला दौर भी जो इतिहास जो याद रखेगा। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह खैर। तो अपना बहुत बहुत ख्याल रखें। इंशाअल्लाह अज़ीज़ फिर एक नए वीडियो में आपके सामने एक नई शख्सियत के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जज़ाकल्लाह खैर। अल्लाह हाफिज़।